प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहाँ कहीं पर होंगे स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा और किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर दौड़ लगा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि हमने बहुत दिनों पहले मतलब आई थिंक 4-5 रोज़ पहले मैंने एक टॉपिक का डिस्कशन शुरू किया था और उस टॉपिक के डिस्कशन में मेरा टॉपिक था पहले मुर्गी या पहले अंडा। नहीं तो उसमें अभी जो मेरा पहला लेक्चर पूरा हुआ था वो पहले लेक्चर में अभी हमने क्या जो ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। और ओरिजिन ऑफ अर्थ में हमने आपसे बहुत सारी बातें डिस्कशन किया था और उसमें हमने जो अर्थ का सेंटर है, सेंटर के अंदर कुछ भारी पार्टिकल्स हैं तो कुछ बाहर हल्के पार्टिकल्स, इस तरीके से हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें आपसे क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज उसी पार्ट में ये दूसरा पार्ट है। ये पार्ट का नाम है, ये जो दूसरा पार्ट है इसका नाम है, वही नाम है पहले मुर्गी या पहले मुर्गी या पहले अंडा। टॉपिक एकदम वही है, सेम है। मैंने पहले पार्ट का डिस्कशन तो किया था और हमने आपसे वादा किया था कि मैं जल्द ही दूसरे पार्ट का भी डिस्कशन आपके लोगों से करूंगा। तो आज वो दिन आ चुके हैं जब हम अपने इस दूसरे टॉपिक का डिस्कशन आप लोगों से करने चल रहे हैं। जब आप लोगों ने पढ़ लिया था एक पहला, आपने जो पहले पार्ट में डिस्कशन किया था, ये जो पहला पार्ट था उस पार्ट में आपने डिस्कशन किया था ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हमने पहले पार्ट में क्या कर लिया था, आप लोगों से डिस्कशन कर लिया था। और हमने बताया भी था कि ये जो पूरा पहले क्या था, पानी था और इस पानी के बीच में क्या हुआ था, मैग्मा बना था और मैग्मा जब धीरे धीरे कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ तो आज का जो पृथ्वी है उसका निर्माण हुआ। लेकिन आप सोचिए कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ आपने देखा था अभी भी क्या है, महासागर है, सागर हैं जिसमें क्या है, सब पानी भरे हुए हैं। और आपको पता है कि ये जो पानी है, दरअसल यही पानी क्या करेगा, आगे चल के क्या करेगा, पहले ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन में, ऑर्गेनिज्म के निर्माण में क्या करेगा, योगदान भूमिका निभाएगा। तो हम आज उसी टॉपिक पर आपसे आना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक होगा, क्योंकि ये ज़रूरी हो जाता है समझना कि हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ओरिजिन ऑफ लाइफ। अगर इस बात को अगर हम समझ जाएंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में समझ पाएंगे, इसका मतलब है जीवों की उत्पत्ति। अगर हम जीवों की उत्पत्ति को समझ पाएंगे तो कुछ ऐसे बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसके भी यहाँ पर इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, इजी वे में समझ पाएंगे। तो हम उसी टॉपिक पर आएंगे कि सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आप अगर पीछे चल के देखेंगे तो आपको एक चीज़ बताया गया था कि जब पृथ्वी का ओरिजिन हो गया था, जो पृथ्वी था और जो पृथ्वी के बाहरी हिस्सा था, हमने वहाँ पर डिस्कशन किया था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो पृथ्वी का बाहरी हिस्सा है, जो इसका एक्सटर्नल भाग है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये क्या थे, इस तरीके के क्या थे, कुछ आपके क्या थे, मतलब पार्टिकल्स से हल्के पार्टिकल्स थे। अब यही पार्टिकल्स क्या करेगा, इस वाटर वाले भाग में क्या रहेगा, प्रेजेंस रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, यही पर हम बताना चाहते हैं कि बाहरी भाग में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन जैसे क्या हैं, कुछ हल्के आपके क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, परमाणु हैं, जो कि किस अवस्था में हैं, ये सब कैसे अवस्था में हैं, ये सभी फ्री अवस्था में हैं, स्वतंत्र अवस्था में हैं, फ्री स्टेट में हैं। फ्री स्टेट में क्या कर रहे हैं, इधर उधर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने कहा कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा होता गया तो पृथ्वी के ठंडा होने की वजह से ये भी आपस में क्या हो गए, ज्वाइन होना शुरू हो गए, जुड़ना शुरू हो गए। मेरी बात समझ में आई?
जैसे जैसे पृथ्वी ठंडा हो रही है वैसे वैसे ये जितने भी फ्री स्टेट में पार्टिकल्स थे, जितने भी एटम्स थे, वो आपस में एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जुड़ना शुरू कर दिए। और जुड़ते जुड़ते क्या हुआ, यहाँ पर मीथेन जैसे गैस क्या हुआ, CH4, मीथेन जैसे गैस की क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। और कैसे हुआ, अमोनिया। इस तरीके के जो कंपाउंड्स हैं, इस तरीके के जो यौगिक हैं, इनका निर्माण धीरे धीरे क्या हो गया, शुरू हो गया। ये प्रक्रिया कब की है, ये प्रक्रिया तब की है जब पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही थी, ठंडा हो रही थी, कूल डाउन हो रही थी। फिर अगला बात क्या होता है, अगले बात में क्या होता है कि ये जितने भी बने हुए हैं, ये जो मीथेन या इत्यादि इत्यादि बने हुए हैं, इनका पॉलीमराइजेशन होता है, बहुलकीकरण होता है। इनमें क्या होता है, इन सभी में एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या कहते हैं, पॉलीमेराइजेशन। इसे कहते हैं बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, बहुलकीकरण का मतलब होता है इसके पॉलीमर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, इसके पॉलीमर्स बनते हैं। और पॉलीमर्स जब बनते हैं तो ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग के फलस्वरूप इतना ही बना था, नाइट्राइड भी बना था। क्या बना था, नाइट्राइड भी बना था। और क्या बना था, कार्बाइड भी बना था। इस तरीके के क्या थे, कुछ कंपाउंड बने थे, इनके बीच में होता है पॉलीमराइजेशन, जिसे कहते हैं बहुलकीकरण। जब इनका पॉलीमराइजेशन होता है तो पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि इनसे जो होते हैं कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड, इसे कहते हैं जटिल कार्बनिक यौगिक। क्या कहते हैं, तो कुछ जटिल कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे, ये पूरी एक प्रोसेस है। तो क्या बनते हैं, जटिल कार्बनिक क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। कब, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन होता है तो इसमें क्या बनते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक बनते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ शर्करा की मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है। इसमें कुछ वसी अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, शर्करा की मात्रा होती है, वसी अम्ल की मात्रा होता है, पिरिडीन होता है, कुछ प्यूरिन की मात्रा होती है, और पिरिमिडीन भी होता है। क्या होता है, पिरिमिडीन होता है। इस तरीके के क्या बनते हैं, आपके जटिल कार्बनिक क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। और भी बनते हैं, अमीनो एसिड बनता है। तो इस तरीके के क्या है, कुछ कार्बनिक यौगिक बनते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जब ये पॉलीमराइजेशन के बाद इस तरीके के कंपाउंड बनते हैं तो फिर इसमें क्या होता है, इससे जो होता है और भी कॉम्प्लेक्स का इनके जुड़ने से ये फिर क्या होते हैं आपस में, ये सभी आपस में क्या होते हैं, पुनः क्या होता है, कंबाइंड होते हैं, फिर जुड़ते हैं और फिर इनके पॉलीमर्स बनते हैं। फिर क्या बनते हैं, इनके पॉलीमर्स बनते हैं, बहुलक बनते हैं। और उस पॉलीमर्स जो बन रहा है, इस बार का जो पॉलीमर्स है वो क्या है, इनसे भी जटिल पॉलीमर्स है, जिसमें क्या है, स्टार्च है, जिसमें क्या है, स्टार्च है, जिसमें क्या है, सेलुलोज है। ठीक है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लिसरीन है। क्या है, ग्लिसरीन है। इस तरीके की क्या है, पॉलीमर्स बन रहे हैं, जो कि किस अवस्था में है, कॉम्प्लेक्स स्टेज में। इतना ही नहीं, यहां पर कुछ अमीनो अम्ल भी बनता है। यहां पर क्या बनता है, अमीनो एसिड भी बनता है। क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। और अमीनो एसिड में जो आप जानते हैं कि ये इसमें क्या है, प्रोटीन भी है और कुछ क्या है, एंजाइम भी है। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपकी चीजें समझ में आई होंगी कि पहली बार पॉलीमराइजेशन होता है तो कुछ कार्बनिक कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड बनते हैं, अगेन उनमें इनके पॉलीमर्स बनते हैं। तो जो पॉलीमर्स इस बार का पॉलीमर्स बना है वो मोर कॉम्प्लेक्स है, जिसमें क्या है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लिसरीन है, अमीनो एसिड में कुछ मात्रा में प्रोटीन्स है और क्या है, एंजाइम है। एक बात तो ठीक है, यहाँ आपको एक चीज़ें समझ में आई कि यहाँ का प्रोटीन बन चुका है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो अब पॉलीमर्स बने हैं, ये जो पॉलीमर्स बने हैं, इस पॉलीमर्स का पुनः क्या होगा, एक दूसरे में आपका क्या होगा, जुड़ेंगे। मतलब अगले स्टेप में यहाँ हम देखते हैं, अगले स्टेप में क्या होगा कि अगले स्टेप में इन सभी के मिलने से क्या बनेगा, कोलाइडी अवस्था में क्या, कोलाइडी अवस्था का निर्माण होगा, कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, कह सकते हैं। क्या बनेगा, कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा। और जब कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा तो आपको पता है कि इस कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होगा कि यहीं पर क्या होगा, ये जो आपके कार्बन हाइड्रोजन या कार्बनिक कंपाउंड है, इनके मिलने से क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो, किसकी उत्पत्ति होना शुरू हो जाएगी, विषाणु की उत्पत्ति होना क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। मतलब क्या, विषाणु बनना शुरू हो जाएंगे।
अब जब धीरे धीरे विषाणु बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्यों बनेंगे विषाणु, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि आप यहाँ देखें क्या बना है, यहाँ न्यूक्लियो प्रोटीन है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बनने के कारण क्या होता है, विषाणुओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि क्योंकि आपको पता है कि इनमें विद्युत आवेश होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर देते हैं, और ये जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है वो विद्युत आवेशित होता है। कैसा होता है, विद्युत आवेशित होता है, और विद्युत आवेशित होने के कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, जुड़ना शुरू कर देंगे, और जुड़ जुड़ के क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे, एक परत का निर्माण करना शुरू कर दें। मतलब पहले विषाणु बना और विषाणुओं के ऊपर क्या बन गया, एक आवरण बन गया, एक मेम्ब्रेन बन गया। दरअसल इसी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, तो हम और आगे चलते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें बहुत ईजी वे में क्या होंगी, समझ में आएगी। हम इसका एक छोटा सा जो फ्लो चार्ट से अभी मैं इसके बाद डिस्कशन करता हूँ, लेकिन यहाँ तक आप समझ में आएंगी कि कोलाइडल अवस्था में क्या हुआ कि आपस में एक दूसरे में संयुग्मन हुआ, कंज्वाइनिंग हुआ, जिसके फलस्वरूप क्या बना, ये विषाणुओं का निर्माण हुआ, और विषाणुओं के निर्माण से क्या हो गया कि ये जितने भी पार्टिकल्स है वो आपस में एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिए, और जुड़ते जुड़ते क्या है, एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर दिए। और ये अब यहाँ विषाणु था, विषाणु के ऊपर क्या हो गया, मेम्ब्रेन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब धीरे धीरे जो विषाणु है, अब वो धीरे धीरे उसकी अवस्था में क्या हो जाएगी, और चेंजेस देखने के लिए मिलेगी। अभी आप देखिएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ में हम विषाणु तक पहुंचे हैं, तो आइए यहां पर चलते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने कहा कि विषाणु का निर्माण हो चुका है। अब जब विषाणु का निर्माण हो गया, और आपको पता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन भी क्या हो चुकी है, बन चुकी है, विषाणु के ऊपर मेम्ब्रेन भी बन चुका है। अब होगा क्या कि धीरे धीरे जो होगी ये विषाणु क्या होगा, अभी ए सेलुलर अवस्था में था, ए सेलुलर अवस्था में, ए सेलुलर अवस्था में था, ए सेलुलर स्टेज में था। ए सेलुलर स्टेज का मतलब होता है अकोशिकीय था, अकोशिकीय था, मतलब इसमें कोशिका वोशिकाएं नहीं थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो विषाणु है, विषाणु अब धीरे धीरे ए सेलुलर से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, यूनिसेलुलर की अवस्था में, यूनिसेलुलर के स्टेज में क्या हो जाएगा, परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, आप जब पढ़ेंगे म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, इस तरीके के जो थियरीज होते हैं, इस थियरी की वजह से क्या होता है, ए सेलुलर वाला जो विषाणु है वो क्या हो गया, यूनिसेलुलर स्टेज में, अर्थात एक कोश की अवस्था में, किसमें, एक कोश की अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब क्या हो गया, जो विषाणु पहले ए सेलुलर अवस्था में था, अब वो धीरे धीरे किस में आ गया, सेलुलर अवस्था में आ गया, और सेलुलर अवस्था में क्या हो गया, धीरे धीरे आपका यूनिसेलुलर अवस्था में, एक कोश की अवस्था में आ चुका है। अब ध्यान रखेंगे, यहीं पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसे हम कहते हैं म्यूटेशन कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। और इसमें जो और भी इवोल्यूशन टाइप से, मतलब इवोल्यूशन, ये जो थियरी हैं, इस थियरी का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, और इन्हीं की सहायता से क्या होता है, अब धीरे धीरे यूनिसेलुलर स्टेज वाला जो अभी तक विषाणु था, अब वो धीरे धीरे किस में होना शुरू हो जाएगा, मल्टी सेलुलर स्टेज में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुकोश की प्राणी बनेगा। अब एक कोश की प्राणी से कैसे बनेगा, बहुकोश की प्राणी बनना शुरू हो जाएगा। किसका रिजल्ट है, म्यूटेशन का रिजल्ट है, नेचुरल सिलेक्शन का रिजल्ट है, और किसका रिजल्ट है, एवोल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे यूनिसेलुलर से इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अब जब मल्टी सेलुलर अवस्था में, मतलब यूनिसेलुलर अवस्था में जो था, अभी ये किस अवस्था में था, यहाँ पर देखेंगे अकोशिकीय में था, तो अभी ये किस में अवस्था में था, प्रोकैरियोटिक सेल की अवस्था में था। लेकिन जैसे जैसे यूनिसेलुलर में आया तो ये किस में हो गया, यूकैरियोटिक के कंडीशन में हो गया। किस में हो गया, यूकैरियोटिक के कंडीशन में हो गया। और जब मल्टी सेलुलर में आया तो इसमें भी किस कंडीशन में है, यूकैरियोटिक के ही कंडीशन में है। मतलब कह सकते हो, इसे हिंदी में कहते हैं सुकेंद्रीय कोशिका की अवस्था में क्या हो गया,
चला गया। मतलब अब ये धीरे धीरे क्या हो गया, इनकी जो सेल का नंबर्स है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब सेल की नंबर्स बढ़ना शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि ऑर्गेनिज्म के साइज और शेप में क्या हो जाएगा, वृद्धि होना, ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, एक कंप्लीट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, निर्माण होगा। अब हमने कहा कि वाटर के अंदर ये प्रक्रिया चल कहाँ रही है, ये जो वाटर है, ये हमारा अर्थ था, ये वाला अर्थ का पोर्शन था और इसके चारों तो क्या है, वाटर है। अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पानी से कहाँ आना शुरू हो जाएंगे, अर्थ पर आना शुरू हो जाएंगे। अब जो पानी से अर्थ पे आ रहे हैं तो वो जीव कैसे हैं, मल्टी सेलुलर वाले हैं, सुकेंद्रीय कोशिका वाले जीव हैं। इसका मतलब सबसे पहले जो लाइफ का ओरिजिन हुआ वो वाटर में हुआ और वाटर से क्या हो गया, धीरे धीरे मूव करके कहाँ चले आए, पृथ्वी अर्थात लैंड के सरफेस पे चले आए। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, म्यूटेशन का ये रिजल्ट रहा कि जीव कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर हो गए। तो यहाँ तक हमें लग रहा है कि आपको बात धीरे धीरे समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब यू कोशिकी का मतलब जो मल्टी सेलुलर और यू कोशिकी ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो गया तो फिर क्या हो गया, इसे समझते हैं। फिर उसमें क्या शुरू हो गया, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, कुछ एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट, विकास के जो कॉन्सेप्ट है उस पर अप्लाई किए गए। और जब उसका स्टडी किया गया तो देखा गया कि ये जो मल्टी सेलुलर है वो म्यूटेशन हुआ और म्यूटेशन के बाद उसमें कुछ नेचुरल सिलेक्शन हुआ, क्योंकि बिना नेचुरल सिलेक्शन के चीज़ों का सरवाइव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और आप जानते हैं कि इसका परिणाम ये रहा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो वेल डिफाइंड ऑर्गेनिज्म पाया गया उसे कहा गया डायनासोर। क्या कहा गया, डायनासोर कहा गया। मतलब ये सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले जीवों पर, पृथ्वी पर सबसे वेल डिफाइंड कौन सा आपका जीव देखा गया, हम कहेंगे डायनासोर। अब आपको पता है कि ये जो डायनासोर था, डायनासोर भी क्या बच्चे नहीं बल्कि क्या देता था, एक देता था, अंडा देता था। अब इस अंडे के अंदर भी पुनः ये जो थियरीज है, कौन सा थियरीज, म्यूटेशन की थियरीज और जो आपका नेचुरल सिलेक्शन का थियरी और जो एवोल्यूशन का थियरीज है ये पुनः अप्लाई होता है। और इस डायनासोर के अंदर जब म्यूटेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो धीरे धीरे क्या होता है, हो सकता है कि इस एग के अंदर म्यूटेशन हुआ हो, इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन हुआ हो, इसके जीन में म्यूटेशन हुआ हो और जीन के म्यूटेशन के बाद क्या हो गया, आज का जो हम कह सकते हैं कि ये जो मुर्गी का अंडा है, इस मुर्गी के अंडे का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डायनासोर के अंडे के अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और उस नेचुरल सिलेक्शन का निर्माण ये हुआ कि डायनासोर का अंडा जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आज के मुर्गी के अंडे में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब ये जब अंडा फूटेगा तो अंडे से क्या निकल के आया, मुर्गी निकल कर आया। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया, अंडा आया। पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया, तो अंडा आया। तो आप समझिए कि ये पूरी एक थियरीज है, ऐसा नहीं है कि ये बातें क्या है झूठ मूठ का ऐसे हवाई बोला जाता है, ये पूरे थियरीज है। और थियरीज का परिणाम यही रहा कि पृथ्वी पर अर्थ के ऊपर सबसे पहले अंडा आता है, फिर क्या आता है, उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। हमने कहा कि एक आया तो डायनासोर से आया और डायनासोर आप देख रहे हैं कहाँ से बना है। तो ये अगर आपसे अब प्रश्न कोई पूछे कि सबसे पहले मुर्गी आया या अंडा, तो आप बताएंगे सबसे पहले अंडा आया। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है जो आपको क्या करना है, समझना है, जानना है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड में बोला हूं तो आप अपने रेट को यूट्यूब पे जाकर के कम कर लेंगे, वहां से आराम से चीज़ों को सुनेंगे और समझेंगे। आइए तब तक हम एक आपको फ्लो चार्ट से फिर से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके पहले आपने पढ़ा था ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था या फॉर्मेशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था। और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में आपने सारी चीजें पढ़ लिया था। आपने ये भी चीजें पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ अर्थ में कि ये पूरा क्या है, एक अर्थ का पिंड है और इसमें क्या है, ये बीच में अर्थ है और इसके चारों तरफ क्या है, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और आपने पढ़ा था जब अर्थ को पढ़ रहा था, जब पृथ्वी को पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ पढ़ा था कि इसका जो बाहरी भाग कह सकते हो या इसके जो कह सकते हो कि इसका जो बाहरी भाग होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे क्या होते हैं, फ्री स्टेट में क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। इन परमाणुओं के मिलने से पहले स्टेप में क्या होता है कि फ्री स्टेट में जो परमाणु थे इनके मिलने से सबसे पहले क्या देखा गया, मीथेन गैस देखा गया। क्या देखा गया, मीथेन गैस देखा गया। और क्या देखा गया, अमोनिया देखा गया। इस तरीके क्या क्या देखे गए, गैस देखे गए। ठीक है, मतलब पहले ये क्या हो गया, परमाणु की अवस्था से, इसे हम कह सकते हैं परमाणु की अवस्था। क्या कहते हैं, परमाणु अवस्था से क्या हो गए, अब धीरे धीरे क्या हो गया, ये अणु की अवस्था में आ गए। कि किस अवस्था में आ गए, अणु की अवस्था में आ गए। परमाणु अवस्था से किस में आ गए, अणु की अवस्था में आ गए। जब ये सभी अणु की अवस्था में आ गए, इसका मतलब ये है कि जो इसका जब अणु बने तो इसमें हुआ पॉलीमराइजेशन। क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, बहुलिकीकरण हुआ। और बहुलिकीकरण का परिणाम ये हुआ कि जो अभी तक सिंपल फॉर्म में ये सारे कंपाउंड्स थे, अब धीरे धीरे क्या हो गए, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जैसे शर्करा, वसीय अम्ल, प्यूरीन, पिरीमिडीन, ये सब क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण होना शुरू हो गया। इसको हम कर लेते हैं तीसरा स्टेप। ये हो गया तीसरा स्टेप। अगला स्टेप में क्या होता है, चौथे स्टेप में क्या होता है, अगेन क्या होता है, इनका पॉलीमराइजेशन होता है। क्या होता है, अगेन इनका पॉलीमराइजेशन होता है। और इस पॉलीमराइजेशन का रिजल्ट ये होता है कि इन सभी के जुड़ने से क्या होता है, रिजल्ट ये होता है कि इन सभी के जुड़ने से और भी जो कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड है, जैसे इनसे जुड़ने से स्टार्च बना, सेलुलोज बना, स्टार्च बना, सेलुलोज बना, अमीनो अम्ल बना, और कुछ मात्रा में क्या बना, प्रोटीन बना, कुछ एंजाइम बने। इस तरीके से क्या हो गए, और कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड का क्या निर्माण हुआ। पांचवें स्टेप में क्या होता है, आप आते हैं पांचवें स्टेप में, देते हैं इन सभी के मिलने से क्या हो गया, ये सभी आपस में मर्ज हो गए, मिल गए, और मिल करके क्या बनाए, ये सभी आपस में मिल करके कुछ कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे ही कोलॉइडल सॉल्यूशन बनता है तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का परिणाम ये होता है कि इसमें वो जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बनिक कंपाउंड थे वो सभी आपस में एक दूसरे से मर्ज हुए, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन बना। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन कहाँ बन रहा है, ये पृथ्वी के चारों तरफ जो ओशियन है, सागर है, महासागर है, जिसमें क्या है, सभी वाटर से क्या है, कंपोनेंट क्या है, भरे हुए हैं। तो अब क्या हुआ, जब कोलॉइडल सॉल्यूशन बना तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का परिणाम ये हुआ, यहाँ छोटे छोटे विषाणुओं का निर्माण हो गया। किसका हुआ, विषाणु का निर्माण होना शुरू हो गया। जब इसमें विषाणु का निर्माण होना शुरू हो गया तो विषाणु जब बन रहा था, क्योंकि आपको पता है कि जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं वो किस अवस्था में होते हैं, धनावेशित अवस्था में होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसा होते हैं, धनावेशित अवस्था में होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। और जब पॉजिटिवली चार्ज हैं तो ये आपस में कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या हो गए, आपस में ज्वाइन हो गए, मर्ज हो गए। और मर्ज होने का परिणाम ये रहा कि ये धीरे धीरे एक मेम्ब्रेन बनाना शुरू कर दिए, एक मेम्ब्रेन परत बनाना शुरू कर दिए। एक तरफ विषाणु का निर्माण हो चुका था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, मेम्ब्रेन का निर्माण होना शुरू हो गया। तो अब क्या हो गया, अभी जो विषाणु अनडेवलप्ड कंडीशन में था, अविकसित अवस्था में था, अनडेवलप्ड कंडीशन में था, अब मेम्ब्रेन चढ़ने के कारण कैसा हो गया, वो डेवलप कंडीशन में हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी पांचवें स्टेप तक। छठवें स्टेप में हम डिस्कस करते हैं कि अभी तक जो विषाणु बना है, ये जो विषाणु बना है, जो बैक्टीरिया बना है, वो बना कहाँ है, ओशियन वाले भाग पर बना है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये विषाणु धीरे धीरे पानी से क्या हो जाएगा, पानी से सतह पर अर्थात लैंड के सरफेस पे आने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा। और धीरे धीरे क्या करेगा, पानी से कहाँ चला आएगा, लैंड पर चला आएगा। और जब लैंड पर आएगा तो देखा गया कि ये आपका बैक्टीरिया था, जो विषाणु था, ये बैक्टीरिया अभी ए सेलुलर कंडीशन में था। कैसा था, ए सेलुलर कंडीशन में था। ए सेलुलर कंडीशन का मतलब होता है अकोशिकीय अवस्था में था, अकोशिकीय अवस्था में था। और अकोशिकीय अवस्था का मतलब ये था कि इसमें भी अभी भी कोशिकाओं का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन हुआ क्या
कि अब धीरे धीरे यहाँ पर कुछ थियरी जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो थियरीज क्या हों उसे हम देखते हैं। हमने कहा कि जब बैक्टीरिया एसेलुलर कंडीशन में था तो यहाँ थियरी अप्लाई होता है, 7वें स्टेप में हम देखते हैं। यहाँ थियरी अप्लाई होता है म्यूटेशन की थियरी। किसका थियरी? म्यूटेशन की थियरी, इवोल्यूशन की थियरी, इवोल्यूशन की थियरी, और कौन सा थियरी? नेचुरल सिलेक्शन की थियरी। किसका थियरी? नेचुरल सिलेक्शन का थियरी। इस तरीके से क्या होता है, इस पे एसेलुलर कंडीशन बैक्टीरिया पर ये थियरी अप्लाई होते हैं। तो धीरे धीरे जो एसेलुलर था, वो जो एसेलुलर था अब क्या हो गया? यूनिसेलुलर में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया कि अब अकोशिकी से एक कोशिकी में क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। हमने कहा कि अब वाटर से क्या हो गया? सी वाले एरिया से जितने भी बैक्टीरिया थे वो कहाँ चले आना शुरू कर दिए? अर्थ के सरफेस पे आना शुरू कर दिए। और पहले एसेलुलर कंडीशन में थे, अब कैसे हो गए? यूनिसेलुलर की कंडीशन में हो गए। आइए यहाँ पे आगे चलते हैं, इसे समझते हैं कि यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा कि अब जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया है ये किस अवस्था में है? यूनिसेलुलर में अवस्था में है। अब जब यूनिसेलुलर अवस्था में, आपको पता है कि जब जो सेल्स होते हैं उसमें सेल डिवीजन होता है। दो तरीके के सेल डिवीजन होते हैं, एक माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, दूसरा मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो इसमें सेल डिवीजन हुआ, मतलब जो यूनिसेलुलर था इसमें क्या हुआ? सेल डिवीजन हुआ। और सेल डिवीजन का जो रिजल्ट था, रिजल्ट क्या निकल कर आया कि जो सेल पहले यूनिसेलुलर में था अब वो किस में हो गए? मल्टी सेलुलर कंडीशन में क्या हो गए? हो गए। अब सोचिए, अगर सेल के नंबर्स बढ़ेंगे तो सेल के नंबर्स बढ़ेंगे तो जो ऑर्गेनिज्म है, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है, उसका शेप और साइज भी क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब अभी बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में था, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी साइज म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के कारण क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि सेलों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब धीरे धीरे यूनिसेलुलर से क्या हो गया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया? निर्माण होना शुरू हो गया। और कहाँ हो रहा है? ये पृथ्वी पर आ चुके हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे पहला जो मेरा वेल डिफाइंड जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो क्या था? डायनासोर था। क्या था? डायनासोर था। अब ये जो डायनासोर है, डायनासोर ने सबसे पहले क्या दिया? अंडा देना शुरू कर दिया, एग्स देना शुरू कर दिया। और इस एग के अंदर पुनः एक बार क्या होता है? म्यूटेशन होता है, जेनेटिक म्यूटेशन होता है, उसके जीन के लेवल पे म्यूटेशन होता है, उसमें एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, पुनः उसमें नेचुरल सिलेक्शन होता है। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अर्थ के सरफेस पर सर्वाइव करने के लिए ये तीनों कंडीशन होना क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है। तो हमने कहा कि ये जो एग्स था इसमें क्या हो गया? इवोल्यूशन, जेनेटिक इवोल्यूशन शुरू हो गया। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया? जेनेटिक एवोल्यूशन शुरू हो गया। और जेनेटिक एवोल्यूशन का निर्माण का रिजल्ट ये रहा, ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट यह निकल कर आया कि ये जो अभी एक्स डायनासोर का था इसमें धीरे धीरे क्या हो गए? कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए। और हम ऐसा मान सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले एग्स आया, अंडा आया, डायनासोर का आया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले मुर्गी नहीं, सबसे पहले क्या आया? अंडा आया। ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, किसका? एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, पूरा जेनेटिक का कॉन्सेप्ट है और पूरा नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। जब आप इस टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे तो वहाँ और आपको क्लियरिटी इसमें देखने के लिए मिलेगी। लेकिन तब तक के लिए आप जानते रहिए कि सबसे पहले डायनासोर है, डायनासोर के अंडे में क्या हुआ? म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन हुआ। और उसी अंडे से क्या हो गया? आज का जो अंडा बना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सबसे पहले अंडा आया था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आया? अंडा आया, मुर्गी नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपसे अब कोई पूछे तो आप सीधा बताइएगा कि इसमें कुछ जेनेटिक्स के रूल हैं, कुछ हेरिडिटी के रूल्स हैं, कुछ नेचुरल सिलेक्शंस के रूल हैं, कुछ म्यूटेशन के रूल्स हैं, जिसके भी यहाँ पर ये क्या होता है? क्लियरफाई होता है ये जो टॉपिक्स है पार्ट 2 का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।